वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया अ सोशल हिस्ट्री सेमेस्टर 6 से जो आपका सेक्स सब्जेक्ट है इसकी यूनिट 3 का पार्ट 2 करवाने वाला हूं। यूनिट का नाम है अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और ताकि आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप आगे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको सारे पीडीएफ्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं, जहां से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स को, और आप पढ़ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट की बात करें तो यूनिट 1 मैंने पढ़ा दी है, यूनिट 2 भी आपको पढ़ा दी है मैंने, और यूनिट 3 आपकी आज कवर हो जाएगी। और उसके बाद यूनिट 4 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए भाई, आज का जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है कि इंडियन सिनेमा के बारे में हम टोटल इस पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे कैसे सब कुछ चल रहा था, साइलेंट एरा, टॉकीज। अब मैं आपको कुछ स्टूडियोज के बारे में बताऊंगा, जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं, जो स्टूडियोज होते हैं। जैसे आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो है एवीएम स्टूडियोज। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे स्टूडियो एरा में है एवीएम एंड जेमिनी स्टूडियोज, तो ये दो स्टूडियोज के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, आपके सिलेबस में जितना दे रखा है उतना ही पढ़ो। तो एवीएम प्रोडक्शन एक इंडियन फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो है जिसको एवी मैयप्पन जी ने ढूंढा था, या आप कह सकते हो उन्होंने इसको बनाया था। ये एक बहुत ज़्यादा पुराना आप कह सकते हो ये है। और जो फिल्मिंग स्टूडियोज हैं वो हैं वडापलानी चेन्नई में, और इन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में प्रोड्यूस करी हैं। और इस तरीके से कुछ ही अंदर से दिखता है। आगे बढ़ते हैं। तो एवीएम ने बहुत सारे एक्टर्स को भी जो है इंट्रोड्यूस किया साउथ की इंडस्ट्री के, जिसमें से कुछ नाम है शिवाजी गणेशन, राजकुमार, एस एस राजेंद्रन, जयंती माला, कमल हसन, आपने ये नाम सुने होंगे। और एवीएम स्टूडियोज जो है बिसाइड द शूटिंग फ्लोर्स, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का भी जुगाड़ है, डबिंग भी होती है, प्रीव्यू थिएटर भी है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे हाउसेस जो फैसिलिटीज भी हैं प्रोडक्शन के लिए और पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के लिए। और यहाँ पे आप कह सकते हो 28 जुलाई 1907 को इनका जन्म हुआ था, अविची मैयप्पन का, जो कि नट्टू कोट्टई नागरथार फैमिली से आते हैं। कराईकुड़ी तमिलनाडु के अंदर ये जगह है। और ये जो अविची चित्तियारन, ये जो मतलब मैयप्पन जी हैं, ये आप कह सकते हो कि एक भाई मतलब बहुत ही पुराने, आप मान सकते हो कि इन्होंने ही ये इसको बनाया था। और ये पहले यहाँ पे क्या होता था, एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलता था इनका। ठीक है, अविची जी का, जो कि एवी एंड सन नाम से था। ओके, और ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स वगैरह बेचा करते थे। सो मैयप्पन जो कि अपने पापा की शॉप को ज्वाइन करते हैं जब वो टीनेजर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की जगह आप कह सकते हो कि डिसाइडेड टू प्रोड्यूस ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ मेयरली मार्केटिंग देम। वो मार्केटिंग करने की जगह प्रोड्यूस करेगा, ऐसा उन्होंने टीनेज में ही अपनी सोच लिया था। सो जो टॉकी एरा का डॉन चल रहा था जिस टाइम पे 1931 में, इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली मैयप्पन जी को टू स्टार्ट सरस्वती साउंड प्रोडक्शंस। और उन्होंने लॉन्च किया अपना पहला मूवी वेंचर अल्ली अर्जुना, हिंदू माइथोलॉजी बेस्ड मूवी है ये। और ये मूवी जो है कलकत्ता में शॉट हुई और पूरी तरीके से फ्लॉप रही। ठीक है, एज द वन दैट फॉलोड नेम रत्नावली, वो भी फ्लॉप रही। अब क्या है, इस टाइम पे एक एस्पायरिंग अमेच्योर एक्टर और कॉलेज ग्रेजुएट एटी कृष्णा स्वामी ज्वाइन करते हैं इनकी यूनिट को एज असिस्टेंट डायरेक्टर। वो बहुत एसोसिएटेड विद मैयप्पन, जो कि जुड़े हुए थे मैयप्पन से काफी डिकेड से। और एंड रोट एंड डायरेक्टेड द अर्ली एवीएम प्रोडक्शंस, इन्होंने ही मतलब ये सब किया स्टार्टिंग वाला। सो 1940 में मैयप्पन ने एक प्रोड्यूस किया भू कैलाश, तेलुगु माइथोलॉजिकल फिल्म विच क्रिएटेड हिस्ट्री, जिसने हिस्ट्री बना के रख दी। और इसके अंदर आप कह सकते हो तेलुगु, कन्नड़ मतलब सिनेमा के भी बहुत सारे लोग हैं। एंड इसको डायरेक्ट किया सुंदर राव नदकर्णी ने, जो कि एक मैंगलोरियन थे। ठीक है, और जिन्होंने बॉम्बे में अपनी ट्रेनिंग की थी। सो काफ़ी अच्छी हिट मूवी गई और काफ़ी वाहवाही हुई भाई। और मैयप्पन स्ट्रक गोल्ड विद कॉमेडी नेक्स्ट। ठीक है, आगे अब वो कुछ कॉमेडी वगैरह की फील्ड में भी जाना चाहते थे। सभापति, ठीक है, विद द सोसर आइड टी रामचंद्रन इन द लेड, इसमें टी रामचंद्रन थे अलोंग विद काली एंड रत्नम एंड के सरंगपानी, वॉज अ रन अवे सक्सेस। ये भी एक रन अवे सक्सेस थी। और देन एक हिट्स की सीरीज आती है, ईएन मैनवी, हरिश्चंद्रा, सिरिवल्ली। ठीक है, ये सब हिट 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 मूवीज आने लगती हैं। फिर है मद्रास की जो सिटी है, उस पे भी वर्ल्ड वॉर सेकंड का इफेक्ट देखने को मिल रहा था। ठीक है,
और यहाँ पे ये बताया जाता है कि द सिटी ऑफ मद्रास बिगिन टू फील द स्ट्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड raging on elsewhere and to reduce the exposure from Japanese bombing, Mayappan moved his facilities to कराईकुड़ी। अब ये क्या है कि कराईकुड़ी की तरफ अपने स्टूडियो को ले गए। इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन कराईकुड़ी उन्होंने ऑक्यूपाई किया एक ड्रामा ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा एरिया था। वहाँ पे एवीएम प्रोडक्शन का जन्म होता है एवीएम स्टूडियोज के साथ। बहुत सारी हिट आती हैं, नैम इरुवर, पराशक्ति, अंधनाल, द नेशनल अवार्ड विनिंग हम पंछी एक दल के, ये हिट पे हिट मूवीज आने लगती हैं। और मैयप्पन जी की डेथ हो जाती है 12 अगस्त 1979 को, और उसके बाद उनके जो बेटे थे उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। 2007 में एवीएम स्टूडियोज ने बहुत बड़ी हिट दी, लगभग 95 करोड़ की, माना जाता है बहुत एक्सपेंसिव मूवी, शिवाजी द बॉस, रजनीकांत की, आपने जरूर देखी होगी कभी ना कभी बचपन में, शिवाजी द बॉस, ठीक है। सो ये मूवी भी इन्हीं की थी। और मैं आपको बताऊं अब है जेमिनी स्टूडियोज। तो जेमिनी स्टूडियोज एक इंडियन फिल्म स्टूडियो था जो कि बेस था मद्रास के अंदर तमिलनाडु में। और इट वाज लॉन्च्ड व्हेन एसएस वासन जो कि एक बिजनेसमैन थे, मतलब बहुत कुछ ये करते थे। इन्होंने क्या किया था, मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स को खरीदा था, कंबाइंस फ्रॉम कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम एंड रीनेम्ड इट, बाद में इसको रीनेम किया। स्टूडियो रीओपन होता है अंडर द नेम जेमिनी, जेमिनी नाम से दोबारा स्टूडियो खुलता है। तो डिस्पाइट द कॉमन बिलीव्स अबाउट अ लकी रेस हॉर्स और द एस्ट्रोलॉजिकल साइन ऑफ हिज वाइफ, यहाँ पे इनकी वाइफ का एस्ट्रोलॉजिकल साइन भी था, इस वजह से इसका नाम जो है वो जेमिनी पड़ता है। आपको पता है ये एस्ट्रोलॉजिकल साइन है, ये इसका आप कह सकते हो लोगो था जेमिनी का। इनके मतलब एक पिक्चर दिखाई जाती है, ठीक है, जो कि हॉर जो आप कह सकते हो कि एक ट्रम्पेट बजाते हुए न्यूड बच्चे खड़े हैं, और ये इनका लोगो था। ट्विंस थे यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो कि मतलब कुछ ना कुछ बजा रहे हैं। सो होता क्या है 1937 में ये जो प्रॉपर्टी है इसको खरीदी, मतलब ये खरीद लेते हैं जो डायरेक्टर थे के सुब्रमण्यम, जिन्होंने यहाँ पे एक स्टूडियो खोला था फॉर इज मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स कंबाइन, ठीक है, एमपीपीसी। और यहीं पे क्या होता है, उनकी बहुत सारी फेमस मूवीज जैसे त्याग भूमि यहाँ पे शूट हुई। और दिसंबर 21 1940 में स्टूडियो जल गया था, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब ये बेचने की बारी आ गई थी इनकी इस जगह को। और यहाँ पे एक बोली लगाई जाती है और खरीद लिया जाता है एसएस वासन द्वारा, ठीक है। और इसको रीनेम किया जाता है जेमिनी स्टूडियोज 1941 में। जो प्रॉपर्टी है आप कह सकते हो कि भाई बहुत सारी फिर यहाँ से हिट मूवीज आती हैं इंक्लूडिंग चंद्रलेखा, ठीक है, और जो कि आप कह सकते हो कि मूवीज एक से एक आने लगी अब। और ये स्टूडियो जो था ये कॉस्मोपॉलिटन प्लेस था, इसका मतलब है कि यहाँ पे हर एक भारत के कोने से लोग आते थे काम करने के लिए, लोग अलग अलग कोनों से आ रखे थे। तो आप कह सकते हो कि एक बहुत ही डाइवर्स स्टूडियो था ये। और इसका जो गोल्डन एरा था जेमिनी का वो 1940s का था और अर्ली 1950s का। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे हिट्स वगैरह प्रोड्यूस करी, बट द पर्पल पैच, बट जो पहले वाली हिट्स थी वैसी दोबारा नहीं आ पाई, और इनका डिक्लाइन होने लगा 1960s तक आते आते। इनके बॉस जो थे वो मर गए 1969 में, एक पेनफुल डेथ हुई इनकी कैंसर से। और जेमिनी का जो एक जादू था वो भी अब जाने लगा। उनकी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि वो फोकस करेंगे ऑन हिज पब्लिशिंग एक्टिविटीज एंड प्रेफर टू सेल जेमिनी टू डेवलपर। तो उन्होंने सोचा जेमिनी स्टूडियो को अब बेच देंगे, और बस जो बुगल्स थी जो पहले बच्चे बजाते थे जो लोगों में, वो खत्म। और ये जेमिनी स्टूडियो भी चला गया, पर इसकी जो इसकी पुरानी मेमोरीज हैं, बट ओल्ड मेमोरीज डाई हार्ड, ठीक है। द फ्लाई ओवर नियर बाय इज स्टिल जेमिनी टू मोस्ट पीपल, यानी कि जो आज भी लोग समझते हैं कि जेमिनी स्टूडियो है वहाँ पे। अब हमारा अगला टॉपिक है सेंसरशिप। ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं आपको कोई कंटेंट नहीं बताऊंगा, इसमें मैं आपको स्टोरी बोल के बताऊंगा, आपको सिर्फ सुनना है, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना है। सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे जब हम कोई प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर अगर हम कोई भी चीज़ अगर हम दिखाने से मना करना चाहते हैं, तो सेंसरशिप का जो इतिहास है, जो इसकी हिस्ट्री है, वो बहुत पुरानी है। और फिल्मों में ये सेंसरशिप कैसे स्टार्ट हुई थी, एक बारी आग लग गई थी, आगजनी की घटना हुई थी, और पुराने समय में जो फिल्में बनाई जाती थी तो उस टाइम पे जो रील होती थी उस रील के अंदर नाइट्रोसेल्यूलोज एक कंपाउंड यूज होता था। और ये एक आप कह सकते हो ऐसा कंपाउंड था जो आग बहुत जल्दी पकड़ता था, ओके। और ऐसे में क्या होता था, फिल्म दिखाते समय बहुत बार ये आग पकड़ लेता था। तो जब पेरिस में एक बारी फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी तो उस टाइम पे आग लगने से 126 लोगों की डेथ हो गई, और आगे भी इसी तरीके की डेथ होती रही।
फिर इन घटनाओं से सभी ने सबक लिया और ब्रिटेन में सबसे पहले सिनेमेटोग्राफी एक्ट आया 1909 में। और इस एक्ट में ये बताया गया कि फिल्म दिखाने के लिए लाइसेंस बहुत जरूरी होगा। लाइसेंस नहीं है तो आप कभी भी मूवीज नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे अब आगे क्या होता है, धीरे धीरे अधिकारियों ने फिल्मी कंटेंट को भी सेंसर करना शुरू कर दिया। पहले तो सेंसरशिप स्टार्ट हुई थी कि भाई आग वगैरह लग जाती थी, तो होता क्या था कि फिल्में दिखाने पर रोक लग जाती थी अगर लाइसेंस नहीं है। बाद में सेंसरशिप का मतलब बदल गया। अब जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे वो मूवी का कंटेंट भी देखते थे कि आखिरकार मूवी में दिखाया क्या जा रहा है। तो भाई टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ बहुत सारे एक्ट आते गए, जिससे क्या हुआ कि जैसे मूवी में अगर कोई किसिंग सीन आ रहा है तो उसको कैसे सेंसर करना है। फिर 1917 में क्या होता है कि एक केंद्रीय विधान परिषद में एक बिल लाया जाता है, ठीक है। और इसमें मतलब आप ये मान लो कि सेंट्रल ये काउंसिल होती है और इसके अंदर एक एक्ट बनाया जाता है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1918। और इसी एक्ट से भारत के अंदर, इंडिया के अंदर सेंसरशिप स्टार्ट होती है 1918 वाले एक्ट से। और इस एक्ट में ये बताया गया जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो डीएम है, उसके पास ये ताकत है कि वो फिल्म दिखाने वाले को लाइसेंस वही देगा। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसे ऐसे अपॉइंट किया ऑफिसर्स को जो कि फिल्मों को देखते थे और सर्टिफिकेट देते थे कि ये मूवी कैसी है। लेकिन इंस्पेक्टर को ये नहीं बताया जाता था कि मूवी में देखना क्या है और मतलब किस बेसिस पे मूवी को सेंसर करना है, ये पता ही नहीं था उसे। फिर क्या हुआ 1920 में मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे, लाहौर और रंगून के अंदर अलग अलग जगहों पर सेंसर बोर्ड बनाए गए। एक सेंट्रल सेंसर बोर्ड नहीं था इंडिया में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेंसर बोर्ड्स थे। तो ये जो सेंसर बोर्ड होते थे इनका कार्य यही था, काम यही था कि अगर कोई मूवीज में नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो उसको देखना। बॉम्बे सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे टॉपिक्स को सेंसर का विषय बताया, यानी कि अगर मूवी में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं तो उसको सेंसर कर दो। फॉर एग्जाम्पल, किसी राजा का सीन दिखाया जा रहा है, किसी ब्रिटिश ऑफिसर और इंडियन का सीन दिखाई जा रहा है, कहीं मर्डर का सीन दिखाई जा रहा है, कहीं गला घोटने का सीन दिखाई जा रहा है, कहीं कोई न्यूडिटी है, तो ऐसे सीन्स को सेंसर कर देना, ये बोला गया था। फिर 1927 में इंडियन सिनेमेटोग्राफिक कमेटी बनती है और इस कमेटी ने ये बताया कि भाई भारत में मूवीज बहुत पॉपुलर होती जा रही हैं और हमें एक सेंट्रल सेंसर बोर्ड चाहिए। तो फिर एक सेंट्रल सेंसर बोर्ड बनता है और ये जो बोर्ड है सभी मूवीज को सर्टिफिकेट देता है कि वो मूवी यू कैटेगरी में आएगी या ए कैटेगरी में आएगी, एडल्ट में है या कैसे है। तो भारतीय जो मूवीज होती थी उनमें किसिंग सीन बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे थे। जैसे सुलोचना का किसिंग सीन था, 4 मिनट तक का वो किसिंग सीन था। तो आप मान के चलो कि ऐसे ऐसे जो सीन आते थे उनको सेंसर कर दिया जाता था। या किसी ऐसी मूवी में दिखाया जा रहा है कोई ब्रिटिश ऑफिसर अत्याचार कर रहा है किसी इंडियन के साथ में, तो उसको सेंसर कर दिया जाता था। किसी में अगर मूवी में कांग्रेस के बारे में कुछ दिखाया जा रहा है तो उसको सेंसर कर दिया जाता था। गांधी जी के बारे में दिखाया जा रहा है तो उसको सेंसर कर दिया जाता था। और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में भी अगर भारत के लीडर्स के बारे में कुछ लिखा आ रहा है उसको सेंसर कर दिया जाता था। गांधी से संबंधित कोई कैरेक्टर मूवी में दिखाया जा रहा है उसको सेंसर कर दिया जाता था। अब यहाँ पे क्या है, 1942 तक आते आते भाई तुम्हें पता है जो हमारा स्वतंत्रता वाला जो एक मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, जो हमारा आजादी की लड़ाई चल रही थी वो बिल्कुल अपने क्लाइमेक्स पे थी। तो उस समय के डायरेक्टर स्वतंत्रता आंदोलन को डायरेक्ट नहीं दिखा सकते थे, इसलिए इनडायरेक्टली वो दिखाते थे मूवीज वगैरह में। जैसे किस्मत मूवी में जर्मनी जापान के बारे में दिखाया गया परंतु फोकस अंग्रेजों पर था। और 1940 तक सेंसर बोर्ड और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद फिल्मों में बहुत सारे सीन सेंसर होने लगे। और 1952 में सिनेमेटोग्राफ एक्ट आया जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स और इसमें इंक्लूड कर दिए गए। सो इस तरीके से ये सेंसरशिप की हिस्ट्री बहुत पुरानी रही है आज़ादी तक। और आज़ादी से पहले भी मैंने आपको बताया कि इसके पीछे की क्या हिस्ट्री थी, सेंसरशिप कैसे स्टार्ट हुई थी। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।